स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और इस हफ्ते फिर एक नए फंड मैनेजर और सीईओ से आपकी मुलाकात कराएंगे और एक फंड पे भी चर्चा होगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सुरेश सोनी जी से, जो बड़ौदा बीएनपी म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं और बहुत सारे फंड उस ग्रुप के सब इनकी नज़र के सामने से गुजरते हैं। तो हमने चूज़ किया है कि हम बैलेंस एडवांटेज फंड जो है इनके ग्रुप का, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बिग पिक्चर पे भी बातचीत करेंगे। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। नमस्कार नीरज जी। सुरेश जी, हमारा ये मानना है कि जब तक मार्केट की बिग पिक्चर न समझ लें तब तक निवेश का आदमी फैसला लेता नहीं, और हम लोग कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस होते हैं इंडियन के लोग। तो आज की परिस्थिति में देखें तो हमारे जो प्लेटर में दो कॉन्टोर्स बन रहे हैं। एक कॉन्टोर जो इंडिया वाला है ना, वो तो सुपर बुलिश फॉर्मेट बना रहा है। आप देखिए, क्रेडिट ग्रोथ हमारी एकदम हाई पे, बैंकिंग की बैलेंस शीट एकदम शानदार, जीडीपी बहुत बढ़िया, जीएसटी बहुत बढ़िया, एफआई 55,000 करोड़ खरीद चुके हैं। मतलब कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं दिख रही जो कमजोरी का संकेत करे। लेकिन जैसे ही हम ग्लोबल मार्केट में जाते हैं तो अमेरिका में पता नहीं डेट सीलिंग की भी चिंता चल रही है, हालांकि अब सॉर्ट आउट होती दिख रही है, लेकिन इधर चाइना में फिर खबरें आ रही कि वहाँ पे एक तकलीफ हो रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपका इंडियन मार्केट पे अप्रोच क्या है? नीरज जी, देखिए, मार्केट में हमेशा हर वक्त हर तरह का न्यूज फ्लो होता है। हमें ये देखना है कि मार्केट के लिए रेलेवेंट क्या है। तो अगर हम इस वक्त देखते हैं तो भारतीय बाजार के लिए अगर आप देखें तो पिछले 18 महीने से हमारा मार्केट करीब करीब उसी वैल्यूएशन पे है जहां पर हम लोग अगस्त सितंबर 21 में थे। बट इन द मीनवाइल हमारे यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी रही है, जीएसटी कलेक्शन जिस तरह से आप बोल रहे थे काफी अच्छा रहा है, इकोनॉमी की रफ्तार अच्छी है। हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, अगर आप होटल्स देखिए या फिर आप बात में एयरलाइन की बुकिंग्स देखिए, कोई भी आप इंडिकेटर देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो हम देखते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी में काफी मजबूती है। लेकिन बाजार अभी भी हमें उसी दाम पर मिल रहा है जहां पर कि बाजार करीब 20-21 महीने पहले था। सो ओवरऑल सिचुएशन ये हुई है कि इकोनॉमी की रफ्तार अच्छी है, वैल्यूएशंस करीब करीब वही है जो करीब 21 महीने पहले थे, तो रिजनेबल वैल्यूएशन है। दूसरी चीज भारत के कॉन्टेक्स्ट से एक और चीज हुई है कि इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन जो दो बड़ी वरी थी लास्ट ईयर की, अगर आप देखेंगे तो हमारी 3 बड़ी वरी थी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस। इन सब का जो है हमारा करीब करीब आप देख सकते हैं कि पीक से हम लोग बेटर हो चुके हैं और इन सब में जो है न्यूज फ्लो बेटर होने वाला है। इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने होल्ड पे डाल दी है और अभी अगली डायरेक्शन ज्यादा करके ये होगी कि थोड़ा एक्सटेंडेड होल्ड रहेगा, लेकिन उसके बाद में रेट्स शायद नीचे जाए, जो कि इक्विटी के लिए अच्छी न्यूज है। इन्फ्लेशन के आंकड़े वैसे भी कंट्रोल में आ चुके हैं और ऑयल प्राइस का जो वर्स्ट फियर था वो निकल चुका है। सो ओवरऑल रिस्क फैक्टर इकोनॉमी के कम हो गए हैं। ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की रफ्तार अच्छी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे बीच में कम हुए थे वो फिर से बढ़ने लग गए। सो स्टेबिलिटी इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी अच्छे हुए हैं, ग्रोथ इंडिकेटर अच्छे हैं और मार्केट वैल्यूएशंस रिजनेबल है। तो ओवरऑल निवेश के लिए हमें लगता है ये अच्छा टाइम। अगर विदेशी बाजारों की बात करें, जो कि आप बात कर रहे थे, वहां पर भी आप देखेंगे तो ज्यादा करके जो इन्फ्लेशन पीक से काफी नीचे आ चुका है। अगर आप अमेरिका में देखिए या यूके में देखिए, 9% के ऊपर इन्फ्लेशन जाकर 5.5-6% के आसपास में इन्फ्लेशन है और वहां पर भी जो इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ रही थी उसकी तेजी कम हो रही है। सो पहले ग्लोबल तरीके से आप देखें या इंडिया के तरीके से देखें तो इंडिया की हालत तो काफी मजबूत है। ग्लोबली भी इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन की न्यूज थोड़ी बेटर होती हुई दिख रही है। डेट सीलिंग की जहां तक आपने बात करी, वो इशू करीब करीब सॉर्ट आउट हो गया है। ये पहली बार नहीं है डेट सीलिंग की बात हुई और न ही आखिरी बार है। अमेरिका में एक एब्सोल्यूट लेवल की डेट सीलिंग रहती है और जब भी ओवरऑल बोरोइंग उसके आसपास जाती है तो मार्केट में नर्वसनेस हो जाती है और फाइनली करीब करीब पिछले कई बार ये हो चुका है कि वो डेट सीलिंग रेज की जाती है और उसके बाद में जो है इकोनॉमी वापस से नॉर्मल तरीके से काम करती है। तो हमें नहीं लगता कि उसके बारे में कोई परेशानी है। सो निगेटिव न्यूज फ्लो मेरे हिसाब से कम हो चुका है ग्लोबल साइड के अंदर और इंडिया की इकोनॉमी की मजबूती बरकरार है। तो मुझे नहीं लगता कि एज इन्वेस्टर्स हमें बहुत डरने की बात है। सुरेश जी, डेफिनेटली एक फंड मैनेजर होने के नाते और हम लोग इंडियन इन्वेस्टर होने के नाते हमेशा अच्छी चीज़ें पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन
मैं ये मानता हूँ कि आप लोग एकदम चैन से नहीं सोते होंगे, कुछ तो मन में हमेशा रहता होगा कि अरे यार ये एक रिस्क हो सकता है, वो क्या है? देखिए, अगर बिल्कुल रिस्क फ्री होता ना मार्केट, तो हमें रिटर्न भी जो है एफडी के हिसाब से मिलते हैं। So, ये तो नेचर है मार्केट की कि मार्केट फ्लक्चुएट करता है, न्यूज फ्लो पे रिएक्ट करता है। तो अगर आप नेगेटिव की सोचे आज की तारीख में या अननोन की सोचे, तो मानसून के बारे में अभी भी हमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं कि मानसून नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसकी आउटकम क्या होती है। तो वो एक हमारे लिए अननोन फैक्टर रहता है। पर उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव या रिस्क वाली बात हमें अभी नजर आ रही है बाजार। सूरज, अगर रेट कट ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आरबीआई तो रेट तब कट करता है जब उसको ग्रोथ पे कोई दिक्कत लगती है। जब ग्रोथ इतनी बढ़िया आ रही तो वो रेट कट क्यों करेगा? कंफर्ट जोन है ये। तो रेट कट की तो हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहे हैं इस वक्त। हमारा ये मानना है कि जो रेट हाइक का सीजन था वो करीब करीब खत्म हो चुका है और आरबीआई है जो अभी यहां से फर्दर टाइटनेस नहीं करे और लिक्विडिटी नॉर्मल मेंटेन करे, तो भी वो भी अपने आप में बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। देखिए, इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ती है नीरज जी, तो वो 3 तरीके से हमें अफेक्ट करती है। पहला ये होता है कि अगर ब्याज की दरें ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए या ज्यादा बढ़ जाए तो पैसा इक्विटी से फिक्स्ड इनकम की तरफ जाता है, इसके लिए स्टॉक मार्केट में पैसा कम आता है। तो वो पहला फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर ये होता है कि कंपनीज ज्यादा करके आप देखेंगे हमारे यहाँ पर वो बोरोअर रहती है, उनकी नेट बोरोइंग रहती है, तो इनके लिए ब्याज की दरें अगर बढ़ती है तो उनकी कॉस्ट बढ़ती है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। और तीसरा इफेक्ट ये होता है कि जब ब्याज की दरें बढ़ जाती है तो इकोनॉमी के विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि आदमी अगर 7% पे लोन लेता है घर के लिए, शायद वो 10 या 11% पर लेना नहीं चाहे क्योंकि इसकी ईएमआई बढ़ जाती है। या फिर कोई इंडस्ट्री जो 7-8% पर वायबल है, हो सकता है 11% पर वायबल नहीं हो, तो उसकी वजह से निवेश की गति या इन्वेस्टमेंट की जो स्पीड होती है इकोनॉमी में कम हो जाती है। तो बढ़ती हुई ब्याज की दरें मार्केट के लिए निगेटिव होती है। अगर बढ़ते हुए से मार्केट में अगर ब्याज की दरें स्टेबल हो रही है तो वो एक अच्छा संकेत है मार्केट के लिए। और ऑफ कोर्स कयास ही लगाए जाते हैं कि अब ये बढ़ना रुककर स्टेबल हो गई तो शायद अगला मूव डाउनवर्ड्स ही होगा। तो वो एक्सपेक्टेशन फिर बिल्ड होना चालू होता है। ये इंटरेस्टिंग है।